क्लासिफिकेशन ऑफ स्किन डिजीज अगर हम करें तो कौन कौन सी ऐसी फेमस बीमारियां जो आजकल आप देखती हैं? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में देखें, हर रीजन की डिजीजेस फ़र्क है। जी हमें अभी बात करनी है अपने रीजन की। जो जी हमारा ये साउथ ईस्ट, हमारा एशिया, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें तंग कर रहे हैं वो इन्फेक्शंस हैं। ठीक है। क्योंकि अभी तक हम इन्फेक्शंस पे काबू नहीं पा सके, जबकि एडवांस जो नेशंस हैं, आगे बढ़ी हुई नेशंस हैं हमसे, उन्होंने अपने इन्फेक्शंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। अगर अब उनमें इन्फेक्शन है तो वो हम ही यहाँ से लेके जा रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ये सारे ये हमारे ही लोग, जब इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुई है या दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरफ गई है, तो ये हम लोग ही लेकर जा रहे हमारी हैं। से मुराद बर-ए-आज़म एशिया। जी, बरे मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान मेरा मतलब है कि ज़ाहिर है बरे आज़म एशिया एशिया और इसमें अफ्रीका, जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारी हाइजीन उस लेवल की नहीं है। पर्सनल हाइजीन, फिर बाकी दूसरी हाइजीन, और मेरा यही ख्याल है कि हमें प्रिवेंशन ऑफ, और हमारा ज़्यादा हेल्थ बजट का हिस्सा भी हमारा ये इन चीज़ों में जो है वो ज़ाया। जैसे हम हेपेटाइटिस सी को, प्रिवेंटिव चेयर मेरा ख्याल किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि जो ये बीमारियों से बचना कैसे। जी एग्जैक्टली, उसमें हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिसमें हमने। अब आप जैसे एक सिंपल सी मिसाल आप देखें कि एक हॉस्पिटल है जहां हम हेपेटाइटिस सी की या एड्स की जो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं वो हम दे रहे हैं फ्री, लेकिन हम हॉस्पिटल के बाहर जो हजाम बैठा हुआ है, जो दांत निकालने वाला बैठा हुआ है, या जो क्वैक्स बैठे हुए हैं, हम उनको कुछ नहीं कर सकते, कर रहे। ऐसे ही तो अब हम कितना ज़्यादा हमारा बजट और वो हमारी सारा हेल्थ, अब तो हेल्थ इकोनॉमिक्स भी आपको पता है कि दुनिया में एक सब्जेक्ट आ गया और उसको पढ़ाया जाता है कि हेल्थ इकोनॉमिक्स। ठीक उसमें आप एक बजट निकालते हैं एक अपने हेल्थ के लिए कि उसमें फिर प्रिवेंशन की बहुत अहमियत आ जाती है। ठीक ठीक है ना? यानी आप इलाज तो कर रहे हैं लेकिन उसकी एहतियात नहीं। उसकी एहतियात करने वाली है। हम तो अपनी तरफ से जो भी हमारा लीडरशिप रोल है, लेकिन हम पॉलिसी मेकिंग नहीं है, हमारा पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, लेकिन हम ये कि गाय बाग गाय, जहाँ पॉलिसी मेकर से हमारा कोई इनकाउंटर होता है उसमें हम ये कहते हैं इन्फेक्शंस को जो कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर देना चाहिए। इसके लिए प्रोग्राम्स वगैरह और ये सारा कुछ ये करना चाहिए। इन्फेक्शंस में जो है वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, जैसे आजकल है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हमारे चिकन पॉक्स, हर्पीस ज़ॉस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, मीज़ल्स, ये सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। उसमें एक सबसे बड़ा मैं आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो नोज़ है, नोज़ के अंदर जो है वो हमारे वो हैं, आप कह लें कि वहाँ जो बैक्टीरिया हैं ऐसे वो प्रेजेंट रहते हैं हर वक्त। ठीक है। वहाँ से फिर हम जब नोज से हमारे बाकी स्किन पे और ये सारा ये आप होता। इंटरनली जी, फिर नहीं इंटरनली नहीं, वहाँ अगर आप की फिंगर वगैरह या नोज टच पिकिंग होती करके हैं और टच वो होती फिर हैं बात तो वो आपकी स्किन पे लग जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में नोज के इर्द गिर्द या ओरल कैविटी के इर्द गिर्द इम्पेटाइगो बहुत ज़्यादा कॉमन, ऐसे ही वो यही नोज की उसमें ये सारा कुछ। ये भी हाइजीन बहुत ज़रूरी है कि नोज की हाइजीन भी। और इसके अलावा फिर आप फंगल इन्फेक्शन, जो ठीक है। फंगल इन्फेक्शन है उन्होंने आजकल बहुत तंग किया हुआ है हम डर्मेटोलॉजिस्ट को और हमारे मरीजों को। ये जो हमारी फंगल डिजीज़ेस के अगेंस्ट जो ड्रग्स हैं वो इनफेक्टिव हो गई। ठीक है। ठीक है, उसका मेरे ख्याल गलत यूज या मिस यूज करने का। एग्जैक्टली एक बड़ी वजह यही है। और वो ना सिर्फ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, बल्कि बाकी हमारे हमसाया ममालिक में भी ये चल रहा है। उससे हमारी एक कोलैबोरेशन उनसे चल रही है, सार्क कंट्रीज़, हमारे जो 7 कंट्रीज़ हैं उनमें हम ये मीटिंग कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो वो देखें, लेकिन ये है कि फंगस ही ऐसी है, अब ये क्रॉनिक बीमारी बन गई है। ठीक है। हमारे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो 4-4 साल से फंगस की बीमारी, जो कि 2 हफ्तों के ट्रीटमेंट से उनको ठीक हो जाना हो चाहिए जाना था, चाहिए था। हो जाना। लेकिन थोड़ी सी हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कुछ थोड़ी सी पेशेंट्स की लो इनकम, क्योंकि ये एंटी फंगल दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव है। हैं, और इनको चूँकि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कम से कम 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इस वजह से पेशेंट वो फिर भी बीच में शायद छोड़ उनकी देते पॉकेट को नहीं तो पर थोड़ा सा वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसमें फिर ये मसला। तो अब ये मैं तो इसको अपने कैंडिडेट्स को भी और सबको भी ये बताती हूँ कि अब डीमन जो होता है ना
ये अब एक डीमन बन चुका है फंगस, और आप उनसे पूछ के देखें जिनको है और वो ठीक नहीं हो रही किसी दवाई से, हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम भी हेल्पलेस कई दफ़ा होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम ये भी ऐड कर लेते हैं कि फंगस की अगर टाइप्स की बात करें, क्या ये मुंह में भी हो सकती है, बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, ये कहाँ कहाँ पे? जी, बहुत इसकी टाइप्स है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक सुपरफिशियल फंगस है और एक डीप फंगस है। जो सुपरफिशियल है वो तो हम स्किन पे जो ज़्यादातर हम देखते हैं, ठीक है, उसके लिए मरीज़ की इम्यूनिटी लो होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो डीप फंगस है जो कि अंदरूनी अज़ा को इफ़ेक्ट करती है, वो ज़्यादातर उन मरीज़ों में होती है जिनकी इम्यूनोप्रेसिव होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो किसी भी वजह से, या वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है उनको, या वो कोई स्टीरॉयड मेडिकेशंस ले रहे हैं, या वो कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, या वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, उनमें फिर आपकी ये इंटरनल फंगस, और वो भी फिर उसमें भी फिर काफ़ी ज़्यादा आईवी एंटी फंगल देनी पड़ती है और उनके भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो भी बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे पास अब इम्यूनिटी लो होने, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। डायबिटीज़ भी आपने अभी सुना ही होगा कि किस कदर वो भी एपिडेमिक बनती जा रही है। ऐसे फौरी मैंने लिखा भी आपकी बात से सुन के। अच्छा मैडम, इसमें ये भी है, कुछ लोग कहते हैं लंग्स के अंदर भी फंगस होगी। जी बिल्कुल फेफड़ों हो में भी जाती फंगस है, हो जी सकती है? बिल्कुल खून के जरिए, खून में भी हो जाती है, ठीक, खून में भी कैंडिडीमिया फंगस हो जाता है, कैंडिडा पूरे खून में फैल जाता है अगर ठीक। पेशेंट में जो है इम्यूनिटी उसकी लो, सब ठीक कुछ हो। हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो स्केबीज, जैसे ही मौसम बदलता है हम देखते हैं लोगों को ना डर्माटाइटिस है, एक्जिमा है, या इसके साथ ही हम देखते हैं स्केबीज के बहुत पेशेंट आते हैं। तो स्केबीज का ट्रीटमेंट आपकी नज़र में क्या है? स्केबीज का जो सबसे आसान हल है वो ये है कि वंस एक रात आपने परमेथ्रिन सोल्यूशन है, सिर्फ एक रात। ठीक है। मैंने ये देखा होता है कि कई हमारे डॉक्टर्स ने, जनरल फिजिशियंस ने और हमारे कई डर्माटोलॉजिस्ट ने भी 3-3 रातें ये ट्रीटमेंट कहा होता है, और वो पॉसिबल नहीं है। आप खुद देखें, अगर हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करके 3 रात सारे घर वाले जो है वो गर्दन से लेके पाँव तक वो दवाई मलें और फिर सोएं और सुबह उठ के फिर वो कपड़े बदलें और वो बिस्तर की चादरें, मुश्किल हो जाता तौलिए, तो ये सिर्फ एक रात 8 से 10 घंटे है। ठीक है। परमेथ्रिन लोशन ठीक है। आपने गर्दन से लेके पाँव तक, इसको अच्छी तरह, कोई हिस्सा भी जिल्द का आपका नहीं रहना रहना चाहिए, और सुबह उठ के आपने अपने कपड़े जो रात को पहने हैं उनको, ये भी नहीं है कि उनको आपने उल्टा करके इस्त्री करना है और उनको कोई अलहदा से, बस सिर्फ उनको अलहदा करके अलहदा धो लेना है। ठीक इसके लिए भी आप खातून खाना पे इतना ज़्यादा जुल्म ना करें कि वो बेचारी जो है वो कहते हैं जो पहले इस्त्री किए हुए वो भी उल्टे कर, तो उसमें नहीं है। इसमें सिर्फ 8 से 10 घंटे आपने वो लेनी है, लेकिन इसकी खारिश को फौरी आराम नहीं आता, ठीक। इसलिए शायद मरीज समझते हैं कि हमें और करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी खारिश के लिए हम कोई एक एंटीहिस्टामिन या खारिश रोकने वाली दवाई दे देते हैं जो कि 2-3 हफ्ते तक लेनी होती है मरीज को, उसके बाद पेशेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात कि जो घर के लोग हैं ठीक। उनको भी, जिनको है भी नहीं उनको भी ट्रीट, सबको लगाना पड़ेगा। सबको। अगर छोड़ेंगे तो वो कीड़ा फिर वहीं पे रहेगा। वो वहीं फिर किसी में होगा, वो कहेंगे जी, वो अक्सर कहते हैं कि जी उनको तो नहीं है, बट ऐसा नहीं होता, उनका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, वहाँ ट्रांसमिट हो गया, उनकी स्किन में माइट है, एक छोटा सा कीड़ा है, वो चला गया है। ठीक है। लेकिन अक्सर ये काउंसलिंग में टाइम लगता है, मेरा ख्याल है कम से कम 10 मिनट तो लगते हैं समझाने, तो ये हमें करनी चाहिए ताकि हम ये स्केबीज, और फिर हर दफ़ा ही यही होता है कि लोग इतनी ज़्यादा स्केबीज लेकर आ रहे होते हैं।